हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म शिवम एकेडमिया। आज हम लोग दोबारा से एक साथ आए हैं। कल हम लोग जैसे मिले थे अपने एक वीडियो के थ्रू, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उसके रिवीजन स्टार्ट किए थे। तो आज उसी प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा चैप्टर होगा सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है ये, तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फर्स्ट चैप्टर है तो आपने काफ़ी पहले पढ़ा होगा, तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए इस चैप्टर का। तो कोशिश करूँगा ज़्यादा शॉर्ट में रिवीजन करूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो आपको नहीं ले आऊँगा, और बाई फ्लो चार्ट यूजिंग करूँगा मैं, ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आए। ठीक, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो मैं करूँगा ही करूँगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आप हर जगह देखने को मिलता है आपको, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर पावर किसी एक के हाथ में दे दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी। इसलिए पावर को हमेशा क्या कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, लोगों में बांट देना चाहिए पावर को। कि यार पावर बटा रहेगा तो कोई एक ऐसा नहीं करेगा कि लड़ाई करेगा एक दूसरे से। अब वहीं पे दो कंट्री की कहानी यहाँ पे दी गई है, एक का नाम है बेल्जियम और एक का नाम है श्रीलंका। ये बेल्जियम और श्रीलंका की जो कहानी है, समझते हैं इससे क्या प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है और क्या दिक्कत है, और कैसे यहाँ पे पावर शेयरिंग का यूज़ करके हम लोग ये दो अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या सिचुएशंस बनते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देखते हैं उसको। तो बेल्जियम और श्रीलंका दो है, स्टार्ट करता हूँ मैं। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ की, यूरोप की स्मॉल कंट्री है। स्मॉलर इंडिया दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा, ये इतनी छोटी है, मतलब जो हरियाणा हमारा है उसका जो एरिया उसी के बराबर। इट हैज़ अ बॉर्डर विद फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसका जो बॉर्डर लगता है वो किससे किससे है, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगता है। इसका जो पॉपुलेशन है लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हरियाणा की पॉपुलेशन आपकी 2 करोड़ है तो आपका जो बेल्जियम होगा उसका पॉपुलेशन कितना होगा, 1 करोड़। मतलब हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन यहाँ पे होगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या, कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका कल्चर कैसा है, उनका रिलीजन क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है। हो सकता है वो सेम कल्चर सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो और एक साथ उस जगह पे रह रहा हो, या ये भी हो सकता है वो डिफरेंट लैंग्वेज के हो, डिफरेंट कल्चर के हो और डिफरेंट रिलीजन के हो और एक साथ उसी जगह पर रह रहे हैं। तो जो बेल्जियम का कंपोजिशन था उस स्मॉल से कंट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वो कैसे, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 59% जो लोग वहाँ पर रह रहे थे वो रह रहे थे फ्लेमिश रीजन में, और वो बोल रहे थे कौन सा लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। वहीं दूसरी तरफ 40% पीपल वो थे जो वलोनिया रीजन में रह रहे थे और जो कि क्या बोल रहे थे, स्पीक कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज को। रिमेनिंग जो 1% आपके बच गए थे वो कौन थे, वो थे बेल्जियन में रह रहे थे और स्पीक कर रहे थे क्या, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, जर्मन लैंग्वेज को। ठीक, ध्यान से सुनिए दोबारा से मैं बताता हूँ। 59% जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में और डच लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं। 40% वलोनिया रीजन में रह रहे हैं जो कि फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम में एक रिमेनिंग जो 1% बच गए थे वो जर्मन लैंग्वेज वाले थे। माने 3 लैंग्वेज के लोग हैं यहाँ पे, एक तो डच हो गया, एक आपके फ्रेंच वाले हो गए और एक आपके कौन हो गए, जर्मन वाले हो गए। 59% वाले फ्लेमिश रीजन में जो डच लैंग्वेज वाले हैं, 40% फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं, और बाकी जो 1% वो कौन से लैंग्वेज वाले हैं, जर्मन लैंग्वेज वाले हैं। ये तो बात हो गई बेल्जियम की। वहीं नीचे बात कर रहा है किसका, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स का। जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे क्या एथनिक कंपोजिशन है, देखिए वहाँ 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% जो है वो डच बोल रहे हैं। अब ऊपर और नीचे में आपको दो अंतर देखने को मिलेगा। बेल्जियम में कुछ और कहानी है और कैपिटल सिटी में कुछ और कहानी है। बेल्जियम में हम क्या देख रहे हैं कि बेल्जियम में सर डच लैंग्वेज वाले जो हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है, माने डच वाले जो हैं वो आपके मेजॉरिटी में है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कैपिटल सिटी में तो यही डच आपके क्या बन जा रहे हैं, माइनॉरिटी में बन जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें बेल्जियम में तो जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले थे वो कौन है, वो माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज वाले क्या आपके मेजॉरिटी में है। अब यही इशू होता है कि चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पे। कैसे, देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड वेरी पावरफुल। जो यहाँ पे माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले हैं वो क्या है, वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल थे, किससे, डच वालों से। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रेंच वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल हैं, वो रिच है पावरफुल है तो उनको जो भी नॉलेज होगा या जो भी बेनिफिट होगा, एजुकेशन बेनिफिट होगा, हेल्थ बेनिफिट होगा, वो काफ़ी अच्छे से मिलेगा वहाँ पे। लेकिन जो डच वाले हैं इस चीज़ में वो लैग कर जाते हैं, उनको काफ़ी बाद में सारी बेनिफिट्स मिलती हैं जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे होता है उसके लिए। इस वजह से वो क्या रह जाते हैं,
वो मेजॉरिटी में अगर हैं भी तो भी वो क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। अब यही प्रॉब्लम बनता है कि जिसका टेंशन का डच और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच, कम्युनिटी के बीच, कब 1950s और 1960 में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूरेट इन ब्रुसेल। जो टेंशन था ये ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, बेल्जियम में तो थोड़ा कम भी था, बट ब्रुसेल्स में ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ब्रुसेल्स वाले में कहानी में हो क्या रहा है, जो डच स्पीकिंग वाले वो वहाँ पे मेजॉरिटी में है, लेकिन वो कैपिटल में क्या है, वो माइनॉरिटी में चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था डच ब्रुसेल्स में तो मेजॉरिटी में है, पर कैपिटल सिटी में क्या चल रहे थे, वहाँ पे वो माइनॉरिटी में चल रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। ये तो एक कंट्री की बात हो गई पूरी की पूरी। अभी मैं आपको इसका समअप कर दूंगा एक फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि ज़्यादा इजीली आपको हैंडल ना हो पाए। ठीक, आप समझ जाएंगे ज़्यादा इजी से, अपने आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। वही बात करते हैं हम किसकी, श्रीलंका की। दो कंट्री के बारे में बोला था, एक आपका बेल्जियम और एक आपका श्रीलंका। हम लोग आते हैं कहाँ, श्रीलंका के ऊपर। लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। श्रीलंका, श्रीलंका आपका एक आइलैंड नेशन है, आप जान ही रहे हैं। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2 करोड़ इसकी मतलब जो पॉपुलेशन है वो है। अभी ऊपर हम लोग ने बात किया था जो वहाँ पे बेल्जियम की कहानी थी, वहाँ पे वो हरियाणा के पॉपुलेशन का जस्ट हाफ था। मतलब हरियाणा अगर 2 करोड़ तो बेल्जियम 1 करोड़। लेकिन यहाँ श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है हरियाणा के पॉपुलेशन से सेम है, ना कम ना ज़्यादा है। लाइक अदर नेशंस साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे साउथ एशियन रीजन में कई सारी कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा है वो देखिए। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर। ज़्यादातर यहाँ जो ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीकर वाले हैं, जो कि 74% है। तमिल स्पीकर 18% है सर। उसमें से भी जो तमिल है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहले श्रीलंकन तमिल्स, पहले जो है आपको कौन से हैं, श्रीलंकन तमिल्स, और जो कि 13% है। और बाकी जो बच गए वो कौन है, जो अपने फोर फादर्स मतलब जो एज अ प्लांटेशन वर्कर्स आए थे कॉलोनियल पीरियड में, वो इंडियन तमिल्स है आपके वहाँ पे। एज यू कैन सी फ्रॉम मैप में आपको दिख जाएगा क्लियरली। अभी श्रीलंकन तमिल्स आर कंसिडर्ड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादातर भरे पड़े हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग जो कौन है वो बुद्धिस्ट वाले हैं। लेकिन जो आपके जो तमिल और हिंदूज हैं वो कौन है, जो मुस्लिम से बचे हुए हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन। बाकी जो 7% बच गए वो कौन है, क्रिश्चियंस हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, जो कि दोनों हैं, तमिल भी हैं सिन्हाला भी हैं। अब ये कंडीशन आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन अ कंडीशन इन अ बेल्जियम द डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। जो डच कम्युनिटी वाले हैं वो एडवांटेज ले सकते हैं ना, क्योंकि भाई वो तो ज़्यादा संख्या में मेजोरिटी में है। वो फोर्स कर सकते हैं फ्रेंच वालों को, और जर्मन वाले स्पीकिंग को मतलब जो जर्मन वाले हैं और फ्रेंच वाले उनको फोर्स कर सकते हैं, कह सकते हैं यार अपनी जो लैंग्वेज उसको क्या करो हटाओ, और जो हम लोग कहेंगे वही से होगा कंट्री में। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फॉर द। अब यही क्या बन जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट का चक्कर बन जाएगा। लोग आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देंगे। डच वाले कहेंगे यार मैं मेजोरिटी में हूँ, फ्रेंच वाले कहेंगे मैं माइनॉरिटी में हूँ लेकिन मैं रिच और पावरफुल ज़्यादा हूँ। तो दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे अपने लैंग्वेज अपने कल्चर को लेकर। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों को दोनों चाहेंगे कि ब्रुसेल्स पे किसका कंट्रोल हो, मेरा ही कंट्रोल हो। अब श्रीलंका वाले में जो सिन्हाला कम्युनिटी वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो वो क्या करेंगे पूरे की पूरी कंट्री पे अपने पावर को इम्पोज कर देंगे, और वो चाहेंगे कि जो तमिल स्पीकर्स वाले हैं उनको कुछ ना मिले कंट्री में। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्री। अब एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या होता है दोनों कंट्रीज़ में। ये बताने से पहले एक बार मैंने आपको जो अभी बताया उसको मैं आपको एक समअप कर देता हूँ, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। अभी हम लोग ने जो भी पढ़ा एथनिक कंपोजिशन का, उसका एक छोटा सा शॉर्ट व्यू दे देता हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि आपको ज़्यादा इजीली क्या होगा वहाँ पे समझ में आएगा। तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा, बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो पढ़ा हम लोग ने। बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है इसको हम लोग ने पढ़ा। अब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसे है तो वो देखिए। यहाँ पे जो आपके 59% है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको ज़्यादा इजी हो समझने में, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे
59% पहला, दूसरा आपका कौन सा 40%, तीसरा आपका कौन सा 1%। 1% आपके कौन है, जो जर्मन स्पीकिंग वाले हैं। 40% आपके कौन है, जो वलोनिया रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वलोनिया रीजन में रहते हैं। और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं वो बोलते हैं आपका फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग वाले हैं। ऊपर में जो भी पढ़ा उसी की ये शॉर्ट व्यू है, ठीक, फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि ज़्यादा इसलिए आपको समझ में आए। यहाँ पे फ्लेमिश रीजन वाले थे 59% फ्लेमिश रीजन में, जो कि कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोलते हैं, डच स्पीकिंग वाले हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 59%, 40% और 1%। अब मेन बात देखना क्या है कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले कौन थे हमारे, ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। फ्रेंच स्पीकिंग वाले हमारे क्या थे, ज़्यादा रिच थे और साथ ही साथ पावरफुल भी थे, रिच और पावरफुल दोनों थे। अब वहीं हम लोग बात करते हैं किसका, ये तो बेल्जियम की बात हो गया ना। अब बात करते हैं ब्रुसेल्स का। अब बात करते हैं कहाँ का, ब्रुसेल्स का, कि ब्रुसेल्स में जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या था। ब्रुसेल्स में आपके एक तरफ डच स्पीकर्स थे, एक तरफ आपके कौन थे, डच स्पीकर्स थे, और दूसरी तरफ आपके कौन थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे। यहाँ पे कहानी क्या थी, यहाँ पे डच स्पीकर्स आपके कितने हैं, 80% वाले, और फ्रेंच स्पीकर्स कितने हैं, 20% वाले। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला प्रॉब्लम, कि 59% यहाँ डच स्पीकिंग तो सर क्या है, यहाँ पे तो सर मेजॉरिटी में चलना है वो। एक सेकंड, हमको लगता है मिस्टेक हुआ कहीं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो डच स्पीकिंग है वो कौन से हैं, वो आपके होंगे कौन, 20%, और यहाँ फ्रेंच वाले कितने होंगे, 80%। अब ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे वो क्या है, मेजॉरिटी में है, बट यहाँ वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। यहाँ फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में है, बट यहाँ जाके वो क्या बन जा रहे हैं, मेजॉरिटी में बन जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो होना ही होना है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया एथनिक कंपोजिशन किसका, बेल्जियम का। ये क्वेश्चन पूछता है राइट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं किसका हम लोग, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की। किसकी बात करते हैं, श्रीलंका की। अब बात करते हैं हम लोग एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, तो सर फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला आपके कौन थे, सिनाला स्पीकर्स, सिनाला स्पीकर्स। दूसरा आपके कौन है, तमिल स्पीकर्स। लास्ट में आपके कौन है, क्रिश्चियन। लास्ट में आपके कौन है, क्रिश्चियन है। सिनाला स्पीकर वाले कितने परसेंट आपके, 74%, जो कि कौन थे, ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, ज़्यादातर कौन थे, बुद्धिस्ट थे। तमिल स्पीकर्स में 18% थे वो, लेकिन याद रहे इसी 18% में बाइफर्फिकेट हो जाता है, दोबारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और वो 2 पार्ट में क्या डिवाइड होता है, एक आपके बन जाते हैं, याद रहे हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइड होगा ये, हिंदू और मुस्लिम्स में। तो एक आपके बनते हैं श्रीलंकन तमिल्स, एक आपके बनते हैं श्रीलंकन तमिल्स, वहीं दूसरा आपके बनते हैं क्या, इंडियन तमिल्स, जो कि प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो कि क्या थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे। अब इसमें परसेंटेज आप याद कर सकते हैं, ये आपके 13% थे, ये आपके 5, ठीक है। यहाँ बात करते हैं क्रिश्चियन वाले में, तो ये आपके कितने थे, 7% थे। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, और आपका जो बेल्जियम है उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है, वो मैंने यहीं आपको क्लियर कर दिया, ब्रुसेल्स का नीचे बता दिया, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था। हम लोग देखने जा रहे थे कि आखिर इस कंट्री में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। 1948 में जो श्रीलंका वो क्या बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री ऐसे इमर्ज हो जाता है। जो यहाँ पे लीडर्स थे, द लीडर द सिनाला कम्युनिटी वाले, शाउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। क्योंकि सिनाला वाले आपके क्या है, मेजोरिटी में है, क्योंकि सिनाला वाले आपके क्या है, मेजोरिटी में थे। तो अगर ये मेजोरिटी में है तो ये क्या करेंगे, ये अपनी डोमिनेंस वहाँ पे प्रूव करेंगे
ये अपनी डोमिनेंस वहाँ प्रूव करेंगे कहाँ पे, गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में भी यही लोग ज़्यादा होंगे तो यही पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिनाला सुपरमेसी। अब रिजल्ट में क्या होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के आई होती है, आखिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के आई वो क्या बन गई है, वो तो एक मेजोरिटेरियन बन गई है ना। मेजोरिटेरियन मतलब क्या होता है, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अवर कंट्री। मेजोरिटेरियन मतलब क्या, कि जो एक मेजोरिटी वाली, मतलब एक कंट्री में जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है वो पूरे के पूरे कंट्री को क्या करेगी, अब रूल करना स्टार्ट कर देगी। वही यहाँ पे हो रहा था, जो सिनाला वाले थे वो आपके क्या थे, मेजोरिटी में थे, अब उन्हीं की जो गवर्नमेंट बनी वो कौन सी गवर्नमेंट बन गई, मेजोरिटेरियन वाली गवर्नमेंट बन गई। और वो लोग क्या करने लगे, मेजोरिटेरियन वाले मेजर्स लेना स्टार्ट कर देंगे। जो लोग माइनॉरिटी में है वो उनको सुप्रेस करने का काम करेंगे। कौन, जो सिनाला कम्युनिटी वाले हैं वो। 1956 में क्या होता है, एक एक्ट पास किया जाता है जिससे होता क्या है कि सिनालो को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। अब ये आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए, आपने तमिल वालों के बारे में एक बार भी सोचा, जो तमिल वाले हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे। तो इससे होता क्या है कि दे डिसरिगार्डिंग तमिल, वो तमिल को ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर करते चले जा रहे थे। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए सिनाला की जब गवर्नमेंट बनती है, सिनाला वाले मेजोरिटी में है, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगी उस हर जगह पे प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, वहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा सिनाला एप्लीकेंट्स को, हर जगह सिनाला वालों को फायदा मिलेगा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो बुद्धिज्म है उसको क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए और उसको खूब तेज़ी से स्प्रेड करने का काम करिए। फिर तमिल वाले बेचारे पर्सन, क्या मेरा क्या होगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब आप जो भी चीज़ देख रहे हो ऊपर क्या हो रहा है कि जो सिनाला वाले हैं उनकी गवर्नमेंट बन गई, वो मेजोरिटी में है, पॉलिसीज़ बन रही हैं वो भी उन्हीं के लिए बन रही हैं, साथ ही साथ जो लैंग्वेज था सिनाला उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने की बात हो रही है। तो आखिर जो तमिल लोग वहाँ रह रहे हैं उनका क्या, उनको तो आप एलिनेट कर दिए, उनसे आपको कोई मतलब ही नहीं रहा वहाँ पे। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिनाला लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर। अब इनको क्या लगता है कि जो बुद्धिस्ट वाले हैं, जो सिनारा लीडर्स हैं, वो इनके लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनके लैंग्वेज और कल्चर से उनको कोई भी मतलब नहीं है। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। इनको क्या फील होने लगता है तमिल वालों को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी है, वो हम लोग को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम लोग को जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हम लोग के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टेंड ओवर टाइम। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि सिनाला वाले लगातार क्या कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, बट तमिल के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो जो रिलेशन है सिनाला और तमिल के बीच में, वो धीरे धीरे क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में खराब होता चला जाएगा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंका वाले भी क्या करते हैं, अपनी खुद की एक पार्टी बना लेते हैं और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं क्या है डिमांड में कि हमारे जो तमिल है उसको भी क्या करिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए आप। फॉर अ रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। क्या करने के लिए, ताकि जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो इनको मिल पाए, साथ ही साथ जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिले, जो एजुकेशन है वो इनको मिल पाए। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन लगातार क्या किया जाता है, जो भी ये डिमांड कर रहे होते हैं, सिनाला वाले लगातार उसको क्या कर रहे हैं, डिनाइड करते चले जा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे गवर्नमेंट में मेजोरिटी तो उनकी है, तो बेचारे तमिल वाले क्या ही कर पाएंगे। बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब 1980 में क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है, उसी में से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है, तमिल इलम स्टेट। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका में इसको बनाया गया था। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ही की बात हो रही थी ना अभी, एक तो आपका सिनाला वाले हैं और दूसरे आपके कौन है, तमिल वाले हैं। सिनाला वाले मेजोरिटी में, तमिल वाले माइनॉरिटी में। सिनाला वाले सारे की सारी पॉलिसीज अपने लिए फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में चलना है और ये आपके हमेशा नेगेटिव में चलना है। तो तमिल वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। अब यही रीज़न बन जाता है किस चीज़ का, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। सिविल वार क्या होता है, जब एक कंट्री के जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कम्युनिटी के लोग वहाँ खुद से लड़ना स्टार्ट कर दें, उसी को हम कहते हैं क्या, सिविल वार। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वार स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड।
अब रिजल्ट में क्या होगा, जब लोग आपस में लड़ेंगे तो भाई जान तो जाएगी ही जाएगी। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लिव द कंट्री, कई सारे फैमिलीज को फोर्स किया गया कि आप कंट्री छोड़ के चले जाइए एज अ रिफ्यूजी। वो अपना जो घर था वो भी खो देते हैं, लिवलीहुड भी खो देते हैं। द सिविल वॉर हैज कैज्ड अ टेरेबल सेटबैक टू सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। किसी भी जगह पर अगर वार होगा तो वो कंट्री क्या होगी, थोड़ी ना थोड़ी पीछे तो जाएगी ही जाएगी। तो कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ में एक सेटबैक तो लगेगा ही लगेगा। तो वहाँ सिविल वार हुआ तो हो गया उसके वैसे। अब ये सिविल वार खत्म कब होता है, 2009 में जाकर आपका ये सिविल वार खत्म होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक कंपटीशन क्या चल रहा था सिनाला और तमिल वाले में। यहाँ जो मेजोरिटेरियन वाला रूल अपनाया गया कि अगर मेजोरिटेरियन है, सिनाला मेजोरिटी में है, तो सारे के सारी चीज़ों को वही लोग सही करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तमिल वालों को भी तो ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ना चैप्टर का नाम क्या दिया गया, पावर शेयरिंग नाम दिया गया कि अगर ये लोग पावर को शेयर कर लिए होते एक दूसरे से तब ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो पाता, नहीं हो पाता। आगे हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एकोमोडेशन होता है बेल्जियम में। अभी तो श्रीलंका की बात हो गई, श्रीलंका में क्या कहानी हुई, बेल्जियम में देखिए क्या होता है। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियन क्या करते हैं, जो श्रीलंका वाले किए चाहते तो ये भी कर सकते थे कि जो मेजॉरिटी में माइनॉरिटी वालों को सुप्रेस करना स्टार्ट कर दे, पर ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये कहते हैं यार नहीं, ऐसा कुछ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और तरीका आजमाते हैं, हम लोग कुछ और तरीका आजमाते हैं। ये क्या करते हैं देखिए, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चर डाइवर्सिटी। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से 1993 के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट करते हैं लोग, 4 टाइम्स अमेंडमेंट करते हैं। क्यों अमेंडमेंट करते हैं, ताकि जो कंट्री में डिफरेंट लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वो बिना किसी दिक्कत के एक साथ वहाँ पे रह पाएँ। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। The arrangement they worked out a different form of any other country and is very innovative। जो अरेंजमेंट ये लोग ढूंढ रहे थे, जो भी चीज़ें करने जा रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अदर कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था। ये कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे थे, यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम लोग लड़ाई तो नहीं करेंगे। तो क्या कुछ बेल्जियन मॉडल था वहाँ पे, जो बेल्जियन मॉडल बनाया था उन्होंने, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए कैसा। पहला क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिस्क्राइब किया गया था कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कितनी अच्छी बात है। यही काम अगर वो शिनाला वाले कर लिए होते कि शिनाला और तमिल के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे, तब तो वहाँ प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुआ था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मिनिस्टर्स हैं डच वाले और फ्रेंच वाले दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे सेंट्रल लेवल पे, अब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब दोनों के दोनों जो स्पेशल लॉ, कुछ लॉ तो स्पेशल होने चाहिए ना, कि जो मेजोरिटी वाले अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप को बचा के रख पाएँ, क्योंकि कुछ वहाँ पे लैंग्वेज और डच स्पीकिंग वाले हैं, कुछ फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। इसीलिए यहाँ पे डच और फ्रेंच वाले जो दोनों रह रहे थे, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि एक अकेला डिसीजन जाके कोई भी ले ले, दोनों को मिल बांट के डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक साथ के दूसरे के सहमति से ही डिसीजन वो लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर मिली ही मिली थी, साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों रीजन्स की, उनको भी क्या किया जाता है, पावर डिवाइड कर दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट था सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगा वही स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, ब्रुसेल्स इज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल जो इनका था कैपिटल सिटी था, वहाँ पे अलग ही गवर्नमेंट चल रही थी, जहाँ पे दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, डच वालों का और फ्रेंच वालों का, दोनों का। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि ब्रुसेल्स में हम लोग देखते क्या है कि फ्रेंच वाले वहाँ ज़्यादा थे और डच वाले शायद कम थे। तो होता क्या है कि जहाँ ब्रुसेल्स में अगर फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, आप डच वालों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने बेल्जियम में भी क्या किया है, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे इन्होंने भी तो हम लोग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे एक और गवर्नमेंट बनाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और गवर्नमेंट बनाई जाती है, उस गवर्नमेंट का नाम क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं कि अगर कम्युनिटी के बीच में कोई भी विवाद होगा लैंग्वेज को लेकर या किसी भी कम्युनिटी को लेकर, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ वो लोग सुलझा लेंगे। जर्मन स्पीकिंग नो मैटर्स वेयर दे लिव। जर्मन स्पीकिंग वालों को कोई मैटर नहीं था कि जहाँ भी रहना चाहें वो रह सकते हैं, वो बाकी तो 1% थे ना। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। अब ये गवर्नमेंट का काम क्या था
कि इनके पास पावर क्या दी गई थी कि जो भी कल्चरल इश्यूज होंगे, एजुकेशन इश्यूज होंगे, लैंग्वेज रिलेटेड इशू होंगे, उसको आप क्या करेंगे, डील करने का काम करेंगे। तो 3 गवर्नमेंट यहाँ पे बात की गई, एक आपकी सेंट्रल, एक स्टेट और तीसरी आपकी कौन सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या देखा जाता है, इसी तीसरे की जगह लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखा जाता है, जहाँ हम बात करते हैं किसकी, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी की। पंचायती राज कहाँ से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और म्यूनसिपैलिटी कहाँ से, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। यू माइट फाइंड दैट बेल्जियन मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो बेल्जियन का मॉडल था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो ज़रूरी था। वो ज़रूरी था कि नहीं था? इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। वहाँ जो लोग रह रहे थे उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये अरेंजमेंट क्या करता है, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये श्रीलंका में सिविल वार वाली कंडीशन नहीं लेकर आता है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। ये कोशिश क्या कर रहे थे, अब ये जो इन्होंने मेजर लिया, ये जो मॉडल इन्होंने बनाया, उससे हुआ क्या कि दो कम्युनिटी जो आपस में लड़ने वाले कंडीशन पे जा रही थी, अब वो दोनों कम्युनिटी क्या कर रही है, मतलब सब कुछ इक्वली शेयर कर रही है। इन लोगों को कोई लड़ने से मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेशन इक्वल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटी भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर कहीं ना मिल रहा है। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज एन हेडक्वार्टर। जब कई सारी कंट्री एक साथ आती है क्या करने के लिए, यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तब ब्रुसेल्स को क्या चुना जाता है, एज अ हेडक्वार्टर चुना जाता है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रुसेल को क्या चुना गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर इसी वजह से चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले देखें यहाँ हम लोग ने सीखा क्या, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आखिर बेल्जियम और श्रीलंका वाली कहानी से सीखा गया हम लोग ने, तो सीखा ये कि अगर सर पावर शेयरिंग कर दिए होता श्रीलंका में तो सिविल वार वाली कंडीशन नहीं आई होती, लेकिन वो पावर शेयरिंग नहीं करते हैं। वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी मेजोरिटी की गवर्नमेंट बना के मेजोरिटेरियन को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तमिल वाले गुस्सा हो जाते हैं, और जब तमिल वाले भड़क जाएंगे तो रिवोल्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब वो रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। वही दूसरी तरफ बेल्जियम से क्या सीखने को मिलता है कि यार पावर को शेयर कर लिया गया होता, अगर जैसे उन्होंने किया, एक बेल्जियम मॉडल बनाया और पावर को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था वहाँ पे कि वो जितने भी कल्चर रिलेटेड इशू होंगे, लैंग्वेज रिलेटेड इशू होंगे, एजुकेशन इशू होंगे, इन सारे इश्यूओं पे वो काम करेगा। तो उन लोगों को कोई भी चीज़ करने की जरूरत था क्या, आप देख ही रहते कि ब्रुसेल्स और बेल्जियम दोनों जगह इक्वल पार्टिसिपेशन था, डच और फ्रेंच वाले स्पीकिंग का, तो उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं हो रहा था। तो हम लोग ने ऊपर की कहानी समझ गई, एक बार ऊपर आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली। कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। क्वेश्चन से आप पूछता है कि एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम और एकोमोडेशन ऑफ श्रीलंका कैसे हुआ, वो बताइए। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में क्या कहानी होती है। देखिए यहाँ पे एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में क्या होता है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। कितनी बार करते हैं अमेंडमेंट, 4 टाइम्स अमेंडमेंट करते हैं। कितने टाइम अमेंडमेंट करते हैं, 4 टाइम्स अमेंडमेंट करते हैं। कौन, जो बेल्जियम वाले होते हैं वो, कब से कब तक, 1970 से 1993 तक। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यू मॉडल लेकर आते हैं लोग, बेल्जियन मॉडल लेकर आते हैं। कौन सा मॉडल लेकर आते हैं, बेल्जियन मॉडल लेकर आते हैं। यहाँ पे बेल्जियन मॉडल में क्या था कहानी, देखिए पहला कहानी क्या था, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होंगे इक्वल नंबर ऑफ होंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और साथ ही साथ जो ब्रुसेल्स था वहाँ पर भी दोनों क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे डच वाले भी बराबर होंगे और फ्रेंच वाले भी क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। वहाँ पे पावर को शेयर कर दिया था किसके, इसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पे। यहाँ पे एक नई चीज़ लेकर आते हैं, ये क्या लेकर आते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार। कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं वो पहली बार। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि जो भी रिलीजन रिलेटेड इशू होंगे, रिलीजन इशू होंगे, लैंग्वेज रिलेटेड इशू होंगे, एजुकेशन रिलेटेड इशू होंगे, ये क्या करेगा, उससे डील करने का काम करेगा। कौन, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वाले हैं
वो इससे डील करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। तो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या चीज़ों को अपनाया। यहाँ कोई सिविल वार वाली कंडीशन हुई नहीं हुई। ये एक पावर शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ किसका, श्रीलंका का, वहीं दूसरी तरफ बात करूँ किसका, श्रीलंका का, तो देखिए श्रीलंका वाले में क्या होता है कहानी। श्रीलंका में अकोमोडेशन कैसे होता है, यहाँ पे लेकर आते हैं वो क्या, मेजॉरिटेरियन, ठीक। ये मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि कंट्री में जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है वो क्या करेगी, वो डोमिनेंस करेगी। मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, डोमिनेंस करने का काम करेगी किसके ऊपर, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं उनके ऊपर। इसको कहते हैं क्या, मेजॉरिटेरियन है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1956। एक्ट ऑफ 1956, एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू होता क्या है, सिन्हाला को क्या करते हैं लोग, ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। सिन्हाला को क्या करते हैं लोग, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं सिन्हाला वालों को। बाद में लोग क्या करते हैं, जो सिन्हाला स्पीकिंग वाले हैं उनको फेवर किया जाता है, सिन्हाला स्पीकिंग वालों को फेवर किया जाता है कहाँ पे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन्हीं के लिए बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ। जो तमिल वाले हैं उनको क्या किया जाता है, पूरे तरीके से डिनाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग क्या करते हैं, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म या कह लीजिए स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ताकि जो बुद्धिज़्म इनका रिलीजन उसको क्या करें ये लोग स्प्रेड कर पाएँ। अब इसी वजह से तमिल वाले क्या होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जो तमिल पीपल हैं फेल्ट एलियनेटेड, उनको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। फेल्ट एलियनेटेड, उनको लगता है गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद क्या क्या आता है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसी वजह से क्या होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यही तमिल वाले क्या करते हैं, रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं और अपना एक पार्टी बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तमिल इलम स्टेट, तमिल इलम स्टेट पार्टी बना लेते हैं। बाद में क्या करते हैं लोग, दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ जाते हैं और वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, सिविल वार हो जाता है। ये सिविल वार कब ख़त्म होता है, तो ईयर 2009 में ये जाके एंड होता है। तो ये दोनों कहानी हम लोग समझ गए कि कैसे एकोमोडेशन हुआ आपका बेल्जियम वाले में और कैसे एकोमोडेशन हुआ आपका श्रीलंका वाले में, इस मेजॉरिटेरियन की वजह से। और पावर शेयरिंग अगर सिन्हाला वाले किए होते, श्रीलंका वाले किए होते तो कंडीशन कुछ और होती, और जैसा कि बेल्जियम वाले किए हैं तो उन्होंने पावर शेयरिंग का यूज़ किया, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ कोई भी सिविल वार वाली कंडीशन नहीं है। बट जब श्रीलंका वाले क्या करते हैं, पावर शेयरिंग का यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिविल वार वाली कंडीशन बन जाती है। आगे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, पावर शेयरिंग होना क्यों जो हो रही है। तो पहला, दो रीज़न है इसके पीछे, देखिए कौन कौन सा रीज़न। पहला रीज़न क्या, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इसलिए जो हो रही है ताकि ये जो दो सोशल ग्रुप हमारे बीच में रह रहे हैं, मतलब एक कंट्री में दो सोशल ग्रुप रह रहे हैं, दो कम्युनिटी रह रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसको दूर करने का काम करता है ये पावर शेयरिंग। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब क्या होगा, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा वो पॉलिटिक वायलेंस तो होगा ही होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी लेकर आएगा, लेकिन जब पावर शेयरिंग आप कर देंगे तो पॉलिटिकल ऑर्डर और जो स्टेबिलिटी वो कम से कम बना रहेगा। इम्पोजिंग द विल ऑफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन अ शॉर्ट रन। ये एक शॉर्ट रन में अच्छा लग सकता है कि यार जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं वो क्या करें, वो अपना डोमिनेंस बना के रखें, लेकिन एक लंबे समय की बात किया जाए तो एक नेशन के अंदर ये अच्छी बात नहीं है कि हमेशा मेजॉरिटी वाले ही आगे रहें, माइनॉरिटी वाले आगे ना रहें। हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन लेकर आया जाता है, रिजर्वेशन क्यों लेकर आया गया कि जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं वो भी तो, उनको भी तो डेवलप्ड होने का मौका मिलना चाहिए, आखिर वो काफ़ी समय से माइनॉरिटी में रह रहे हैं, तो इसीलिए क्या लेकर आ गया, रिजर्वेशन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन है, वहाँ मैं इसको क्लियर करूँगा आपको। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट एन ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजॉरिटी एडवर्सली एज वेल। अब हमेशा मेजॉरिटी वाले जो माइनॉरिटी वालों को परेशान करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेजॉरिटी वाले भी इससे अफेक्ट कर जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। देयर इज सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा रीज़न क्या है जो पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे डेमोक्रेसी के लिए,
पावर शेयरिंग को क्या माना जाता है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये जो डेमोक्रेसी उसकी एक आत्मा है पावर शेयरिंग। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect. A democratic rule involving share power with those affected by exercise who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. People के पास ये अधिकार होता है ना, उनको अधिकार है कि उनको कैसे गवर्न किया जाए, उनको ये पूरा अधिकार दिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है कि जहाँ पे सिटीजन्स का रूल चल रहा हो। A legitimate government is one where citizens through participation acquire to stake the system. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जहाँ सारा का सारा पावर किसके पास हो? सिटीजन्स के पास हो। सिटीजन्स को लगना चाहिए ना, उनको भी तो एक डिग्निटी आनी चाहिए, यार कितनी अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चुनी गई है? मेरे द्वारा, और हम इस सिस्टम का पार्ट हैं। सिस्टम में जो भी हो रहा है उसको हमको पता है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर 2 रीज़न दिए गए हैं। फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न आपका कौन सा है? प्रूडेंशियल, और जो सेकंड सेट ऑफ रीज़न है वो आपका कौन सा है? मोरल रीज़न। अब ये प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न क्या है? तो प्रूडेंशियल रीज़न हमेशा किस चीज़ पे काम करता है? बेटर आउटकम पे। लेकिन मोरल रीज़न क्या करता है कि जो पावर शेयरिंग है उसको वैल्यूएबल बनाया जाए, जो पावर शेयरिंग है उसको क्या किया जाए? वैल्यूएबल बनाया जाए। अब ये प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न क्या है, तो मैं आपको एक डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ, ज़्यादा ईजी आपको समझ में आएगा। देखें यहाँ पे आपका एक तरफ आपका क्या होगा? प्रूडेंशियल रीज़न, और एक तरफ आपका क्या होगा? मोरल रीज़न। जस्ट अ सेकेंड, एक तरफ आपका क्या होगा? प्रूडेंशियल रीज़न, और एक तरफ आपका होगा मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न क्या होता है देख लीजिए। एक तरफ प्रूडेंशियल और दूसरी तरफ आपका मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या है वो देखिए। पावर शेयरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग help in reducing conflicts between various social groups, between various social groups वहीं दूसरी तरफ का मोरल रीजन क्या होगा देखिए। अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, uphold the spirit of democracy in a democratically set up government। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं हम किसका? रिजर्वेशंस का। यहाँ पे बात करते हैं किसका? रिजर्वेशन का। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ बात करते हैं किसका? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स उसमें पावर क्या किया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का। यह हमेशा बात करता है किसका? बेटर आउटकम्स का। यहाँ जो भी चीज़ें किया जाएगा वो क्या होगा? बेटर आउटकम कर रही है। यहाँ बात किया जाएगा किसका? जो पावर शेयरिंग है वो क्या हो? वैल्यूएबल हो, कि जो भी हम काम करें उससे क्या होना चाहिए? एक वैल्यू निकल के आना ही चाहिए। तो प्रूडेंशियल जो भी हम लोग कर देते हैं, मोरल जो कि मोरालिटी के बेस पे देख के करते हैं हम लोग। तो प्रूडेंशियल और मोरल रीज़न यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हम लोग कहाँ पे? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की जो हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं वो कितने फॉर्म्स हम पावर शेयरिंग करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और एक आपका होता है क्या? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। उससे पहले यहाँ देख लीजिए क्या है। The idea of power sharing emerged in opposition of the notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of government must reside in a one person or group of person located at one place. It was felt that if power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed within the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through the institution of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views to exist in society. Everyone is a voice in the shaping of public policies. यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक, कि यहाँ बात क्या कर रहा है वो।
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरीके हैं कि जब हम पावर को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए पावर किसी एक के हाथ में है, तो वो पावर किसी एक के हाथ में, तो पावर क्या सही से शेयर हो पाएगा क्या? कोई भी डिसीजन आसानी से हम लोग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन पावर को अगर डिस्पर्स कर दिया जाए, सब में पावर को इक्वली बांट दिया जाए, तो हम लोग पावर ज़्यादा इजीली ले पाएंगे। एक कितनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने की बात कर रही है, और पावर किसी एक के हाथ में देना तो ईजिली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए पावर को क्या किया जाता है? डिवाइड करने का बात किया जाता है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म ले सकते हैं ये देख लीजिए यहाँ पे। पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है वो क्या किया जाएगा? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर किया जाएगा। जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको ईजिली रहेगा वो। चलिए ये ख़त्म करते हैं, फिर ये चैप्टर भी आपका क्या होगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखें यहाँ पे दो चीज़ है यहाँ पे पावर शेयरिंग में। पहला, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और दूसरा आपका क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये दो चीज़ों के ऊपर बात करेगा। तो देखिए यहीं पे आपको समझा देता हूँ डिफरेंसेस, पूछता है कभी कभी डिफरेंस ये। तो वर्टिकल वाले में, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है, डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे कैसे होगा? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होगा। यहाँ जो पावर शेयर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। बच्चे कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, और वो उल्टा लिख के चले जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होगा पावर शेयरिंग। कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं यहाँ पे आपके? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लास्ट आपका जुडिशरी। वहीं वर्टिकल वाले में बात किया जाए तो पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे क्या होगा? पावर शेयर्ड अमंग पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इधर का उधर लिख के चले जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट आपका कौन सा गवर्नमेंट? लोकल लेवल। ये तीन लेवल की बात यहाँ पे होती है, यूनियन, स्टेट और लोकल। तो हॉरिजॉन्टल वाले में ऑर्गन की बात करेगा और वर्टिकल वाले में लेवल की बात करेगा। तो पावर यहाँ तीन तरीके से शेयर। अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मतलब आप तो समझ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव क्या होता है? जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी का काम क्या होता है? सुप्रीम हेड है हमारा। अगर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वाले कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो क्या करेगा? उसको सही करने का काम करता है कौन? जो हमारा जुडिशरी होता है वो। बेसिकली क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है यहाँ पे। यूनियन स्टेट जान ही रहे हैं, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पावर अलग अलग शेयर की जाती है। सेंट्रल पर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो यूनियन वाले लेंगे, स्टेट लेवल पर डिसीजन लेना है तो स्टेट वाले लेंगे, और लोकल लेवल पर लेना है तो जो विलेज वाले हैं, पंचायती राज वाले और म्यूनसिपैलिटी वाले, वो लोकल लेवल पे लेंगे। आपको इसको भी डिफाइन करने को कभी कभी आता है कि डिफाइन करिए। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट है क्या कर रहे हैं? सारे के सारे डिफरेंट पावर्स को, मतलब डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पावर एक्सरसाइज डिफरेंट, पावर एक्सरसाइज डिफरेंट बाय ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तीनों का जो काम है वो तो अलग अलग है ना। वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लियरली लेस्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे के सारी चीज़ें लेस डाउन है पहले से ही, कि इन तीनों के तीनों को क्या क्या काम करना है, उसका जो डिवीज़न है वहाँ पे साफ साफ रख दिया गया है कि कैसे वो लोग काम करेंगे। सब कुछ पहले से ही गवर्न है वहाँ पे। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, और यहाँ इन तीनों के जो पावर है वो अलग अलग पहले से डिवाइड है। ये याद रखिएगा, जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। देखिए वो क्या चीज़ है।
यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे आता है। अब यही क्या करता है कि ये जो तीनों ऑर्गन है इनके पावर को लिमिट करने का काम करता है। मतलब आप अगर अनलिमिटेड पावर भी दे देंगे इन लोग को तो प्रॉब्लम की बात तो होगी ना। तो ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों एक दूसरे के पावर को हमेशा चेक करते रहते हैं, अपने वर्क को चेक करते रहते हैं। मान लीजिए लेजिस्लेटिव वाला कोई लॉ बना दिया तो जुडिशरी वाला उसको चेक करेगा कि नहीं करेगा कि यार ये लॉ सही बना है कि नहीं बनाया। हो सकता है अपने पावर का गलत यूज़ कर रहा हो तो ये क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अब मान लीजिए लेजिस्लेटिव वाले लॉ बना के एग्जीक्यूटिव वालों को दे दिए और एग्जीक्यूटिव वाला उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो तो उसको देखेंगे ना, चेक करेंगे ना कि यार वो मेरा काम हो भी रहा है कि नहीं, मैंने पॉलिसी बना के दे दिया कि अब एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे के काम को चेक करते रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, नो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होप आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। बस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। बाकी ये चैप्टर आपका यही एंड हो चुका है। एक बार आप फ्लो चार्ट को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि फ्लो चार्ट से ज़्यादा क्लियर होगा आपको, और आपको अपने आंसर लिखने में भी क्या होंगे, इन फ्लो चार्ट का यूज़ आप कर सकते हैं और ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको एक बार बता दूँ यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, पहला एथनिक कंपोजिशन, पहला क्या बनता है, एथनिक कंपोजिशन बताइए किसका, बेल्जियम और श्रीलंका का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे, बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बताइए। दूसरे नंबर पे क्या कि एकोमोडेशन कैसे हुआ यहाँ पे दोनों जगहों पे, मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि एकोमोडेशन कैसे हुआ। तीसरा यहाँ पे पूछता है कभी कभी मेजॉरिटेरियन क्या है, मेजॉरिटेरियन क्या है बताइए, मेजॉरिटेरियन क्या है। मेजॉरिटेरियन वाली बात कहाँ पे देखने को मिलती है हम लोग को, तो जब हम लोग श्रीलंका वाली कहानी पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग देखे थे कि मेजॉरिटेरियन क्या है, कि जिस जहाँ पे कंट्री में मेजॉरिटी वालों का रूल चले वो। तीसरा यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है उसके टाइप दो तरीके से, एक आपका प्रूडेंशियल रीजन, दो रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, वो क्या चीज़ है वो। तीसरा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, वही बार बार पूछता है उठा के। चौथे नंबर पर अगर हम लोग आते हैं तो चौथे वो क्या पूछता है, हाँ चौथे में आपको वो पूछेगा क्या, क्या ही पूछेगा चौथे पे, पूछेगा आपका क्या बताता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है उसको डिफाइन करिए, वो भी विद एग्जांपल। तो आप यहाँ एग्जांपल से कर सकते हैं और पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फ्लो चार्ट्स देखिएगा, ज़्यादा आंसर्स आपको वहाँ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक, गुड बाय, दोबारा मिलते हैं हम लोग।